आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी काबीना ने 4 अहम फैसलों को दी मंजूरी। ELI RDI मंसूबों पर लगाई मोहर। नई खेल पॉलिसी 2025 को भी दी मंजूरी। परम कड़ी से रामनाथपुरम तक बनेगी 4 लेन की शाहराह। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में होंगे शामिल। एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका के साथ जल्द होगा तिजारती मुआहदा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा भारत। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश से तबाही। मंडी में बादल फटने से 16 अफराद लापता, 4 की मौत। उत्तराखंड में भी बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। फोन कॉल लीक मामले में थाईलैंड की वजीर आजम पेंटोंग टॉर्न शिनावात्रा को लगा धचका। अदालत ने किया मअतल, 15 रोज में देना होगा अदालत को जवाब। शिनावात्रा ने अदालत के फैसले का किया तस्लीम। भारत और इंग्लैंड की खवातीन टीम के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ब्रिस्टल में। सीरीज में भारतीय टीम को 1-0 की हासिल है सबकत। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत में इजाफे के लिए रेल वन के नाम से एक नई ऐप लॉन्च की है। ये ऐप रेलवे से मुताल्लिक़ हर किस्म की मालूमात और ज़रूरियात के लिए वन स्टॉप हल के तौर पर काम करेगी। रेल वन ऐप को रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने CRIS के 40वें यौम तासीस की तकरीबात में लॉन्च किया था। ये ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर और ऐप iOS स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब है। इस ऐप के जरिए मुसाफिरों को टिकटिंग, रिजर्वेशन, अनरिजर्व टिकट्स, प्लेटफॉर्म्स टिकट और PNR पूछगछ की सहूलत मिलेगी। साथ ही इस ऐप के जरिए सफ़र की मनसूबाबंदी, रेल मदद की खदमात, ट्रेन में खाने की बुकिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही माल बर्दारी से मुताल्लिक़ पूछगछ की सहूलत भी दस्तयाब है। इस ऐप की खास खुसूसियत सिंगल साइन ऑन है। इसके लिए सार्फिन को बहुत से पास वर्ड या फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद रेल कनेक्ट UTSUN मोबाइल ऐप के मौजूदा सारिफ ID के साथ लॉग ऑन किया जा सकता है। नए सार्फिन के लिए कम से कम मालूमात देकर रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम है, जिससे रजिस्ट्रेशन का अमल आसान और तेज़ होता है। वो सार्फिन जो सिर्फ पूछगछ कर रहे हैं वो भी मोबाइल नंबर और OTP के साथ गेस्ट लॉग इन का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज़ कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा। IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। काबीना के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए तमाम शोबों में रोजगार पैदा करने, रोजगार के मौक़े और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ELI को मंजूरी दी है। पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद में इस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है। यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए
पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके साथ ही काबीना ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम (RDI) स्कीम को मंजूरी दी। स्कीम का मकसद RDI में निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कम या सिफर शरह सूद पर तवील मुद्दती माली मदद या दोबारा माली मदद फराहम करना है। हमारे युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज बने, उनके आइडियाज को प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने की एक फैसिलिटी बने, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जो बहुत सारे थॉट्स जो यूथ के माइंड में होते हैं, उसको चैनलाइज करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का जय अनुसंधान का आपने सुना है, वो फोकस इस स्कीम में रिफ्लेक्ट होता है। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना ने कौमी खेल पॉलिसी NISP 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद मुल्क के खेलों के मंजरनामे को नई शक्ल देना और खेलों के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाना है। नई पॉलिसी मौजूदा कौमी खेलों की पॉलिसी 2001 की जगह ले लेती है और भारत को खेलों की एक आलमी सुपर पावर और 2036 के ओलंपिक गेम्स समेत बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर कायम करने के लिए एक विजनरी और स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए, उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। काबीना ने 1853 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में कौमी शाहराह के 46.7 किलोमीटर तवील 4 लेन परमकड़ी रामनाथपुरम सेक्शन की तामीर को मंजूरी दी। परमकुड़ी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे, ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई ऑल द वे अप टू परमकुड़ी ऑलरेडी है 4 लेन। परमकुड़ी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है, और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा, समुद्र वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ DPR अंडर प्रिपरेशन।
उसकी DPR अभी ऑलरेडी बन रही है, सो दैट विल ऑल्सो वेरी सून कम टू द कैबिनेट। सो दिस वे जो तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, पंबन ब्रिज के टाइम में भी लोगों ने डिमांड की थी कि हाईवे का भी 4 लेनिंग होना चाहिए, वो डिमांड यहाँ से पूरी होती है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने वक्फ बिल के खिलाफ बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने तेजस्वी यादव के रवैये को इंतशार पसंद करार दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। गौरव भाटिया ने कहा कि जंगल राज का पहला उसूल आइन और कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकना है और तेजस्वी यादव ये काम कर रहे हैं। जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। बीजेपी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर मुल्क को तकसीम करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 5G सियाचिन तक पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस हुकूमत सियाचिन पाकिस्तान को देने की बात कर रही थी। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का मॉडल है भ्रष्टाचार करो और सिर्फ भ्रष्टाचार करो। इसीलिए जब एक समय में कांग्रेस पार्टी ये कहा करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये कहा था और इस वक्त न्यूज में भी छपा था कि सियाचिन जैसी जगह को ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, आज डिजिटल इंडिया मिशन में सियाचिन में 5G इंटरनेट पहुंचा है और आज भारत 5G इंटरनेट रोल आउट करने में दुनिया में नंबर 1 है। ये डिजिटल इंडिया का सक्सेस है। और बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल जनता दल यूनाइटेड के रियासती दफ्तर में बड़ा सियासी इशारा देखा जा रहा है। जेडीयू के दफ्तर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजीर आला नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें लगाई गई हैं। ये पोस्टर्स पार्टी हेडक्वार्टर के मेन गेट की दीवारों से अंदर तक लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुश्तरका तस्वीरों के साथ मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों को नुमाया तौर पर दिखाया गया है। और अमेरिका ने हिंद बहरुल काहिल खत्ते में एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर भारत के किरदार की तारीफ की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान मजबूत ज़ाती ताल्लुकात पर रोशनी डाली और कहा कि रिश्ता मुस्तकबिल में भी मजबूत रहेगा। ये तबसरा ऐसे वक्त में आया है जब भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहाँ वो क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के दरमियान एक अहम स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जो हिंद बहरुल काहिल के खत्ते को खुला, जामी, लचकदार और खुशहाल रखने के लिए पुरज़्म है।
Remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज वज़राए ख़ारजा के क्वाड ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इजलास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा हिंद बहरुल काहिल के ख़ित्ते की सूरत हाल, आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त और आइंदा क्वाड लीडर्स समिट के एजेंडे पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग में आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते से मुताल्लिक़ मसाइल पर मुश्तरका सोच को आगे बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमलियों और तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। और पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया की कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान आज मुस्तकबिल के तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अहल है। डिजिटल इंडिया मुल्क में एक नया इनकलाब लेकर आया है। डिजिटल इंडिया के ये 10 साल मुस्तकबिल के भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होंगे। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आज दुनिया की हर दूसरी डिजिटल अदायगी भारत में होती है। 2013 के मुकाबले 2024 में मुल्क के डिजिटल लेन देन में 100 गुना इजाफा हुआ है। भारत का यूपीआई फ्रांस और सिंगापुर समेत 7 ममालिक तक पहुंच गया है। मोबाइल की पैदावार में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है, जबकि मुल्क की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। सिर्फ यही नहीं, डिजिटल इंडिया ने शहरियों से मुतालिक खिदमात में एक नया इनकलाब लाने का काम किया है। उमंग ऐप पर आज 2200 से ज्यादा सरकारी खिदमत दस्तयाब हैं। गवर्नमेंट की ये पहल से बहुत आसान हो गया है कि हमें हमारे कोई ट्रांजैक्शंस है, कोई बिल्स है, कोई बुकिंग है, वो सब हम इसी एक ऐप से हम कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाओं का उसमें जानकारी दिया गया है, जिसमें हम घर बैठे इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये भारत सरकार का ऐप है, पूर्णतः 100% सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डिजी लॉकर पर 52 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के 943 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजात अपलोड हैं। ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऐप है जो आपके आसानी से मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हो जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है और आम से आम जन और स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रखने की प्रॉब्लम होती थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करना होता था या ट्रैवल के टाइम पे प्रॉब्लम होता था, वो सब इससे नहीं होता है। ये डिजिटली आपके फ़ोन में सेव्ड रहता है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। 1400 से ज्यादा ज़रई बाजारों के साथ ई-नेम प्लेटफॉर्म ने 1.7 करोड़ किसानों और 4360 से ज्यादा ज़रई पैदावारी तंजीमों को अपने साथ जोड़ा है। ऐसी ही एक पहल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी है। इसमें आप लोग डायरेक्ट अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ई मीटिंग कर सकते हैं और ये रोजगार भी बहुत ज़्यादा प्रदान कर रहा है। जो नए नए युवा पढ़कर आ रहे हैं वो जेम पोर्टल के माध्यम से अपने कारोबार इजीली स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के फवाइद को आवाम तक पहुंचाने के लिए डिजिटल खानदगी प्रोग्राम के तहत 7.35 करोड़ से ज्यादा शहरियों को तरबियत दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का AI मिशन और 6,000 करोड़ रुपए का क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया के ये 10 साल मुस्तकबिल के भारत की मजबूत बुनियाद साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आज पूरा मुल्क डिजिटल इंडिया के 10 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि आज एक तारीख़ी दिन है जब हम डिजिटल इंडिया के 10 साल का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया हमारे मुल्क को डिजिटल के तौर पर बाइख्तियार और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुआशरे में तब्दील करने की पहल के तौर पर शुरू हुआ था। एक दहाई बाद हम एक ऐसे सफ़र के गवाह हैं जिसने लातादाद लोगों की ज़िंदगियों को पहुंचाने और बाइख्तियार बनाने के लिए एक नए दौर का आगाज़ किया।
140 करोड़ भारतीयों के इज्तिमाई अज़्म से मुतासिर होकर भारत ने डिजिटल अदायगियों में कई कदम उठाए हैं। इस इक़दाम से सेहत और तालीम जैसे शोबों को भी फ़ायदा हुआ है। ये सिलसिला तब्दीली और इसके पैमाने की एक झलक पेश करता है। और रोड ट्रांसपोर्ट और हाई वेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के वजीर अनिरुद्ध सिंह के जरिए NHAI एहलकारों पर हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने लिखा कि NHAI PIU शिमला के मैनेजर अचल जंदल पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के वजीर और उनके साथियों का घिनौना हमला काबिल मजम्मत और कानून और इंतजामिया की तौहीन है। सरकारी फराइज सर अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिम पर इस तरह का वहशियाना हमला न सिर्फ ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालता है बल्कि इदारा जाती सालमियत को भी तबाह करता है। मैंने इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया है और वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है और तमाम मुजरिमों के खिलाफ फौरी और मिसाली कार्रवाई पर जोर दिया है। इस केस का फौरी एहतसाब होना चाहिए और बिला ताख़ीर इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस MLA नाना पटोले को महाराष्ट्र असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल नाना पटोले कार्रवाई के दौरान असेंबली स्पीकर के पोडियम पर चढ़ गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कांग्रेस MLA नाना पटोले को पूरे दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल कर दिया। नाना पटोले शक्तिपीठ हाईवे स्कीम और किसानों के मसले पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की और असेंबली स्पीकर के पास रखे अज़ा को छुआ, जिसकी वजह से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शुमाल मगरबी भारत और वस्ती मशरक़ी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मानसून के फ़ाल रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मशरक़ी राजस्थान, गुजरात, शुमाली कर्नाटक, कोंकण, झारखंड और साथ में मगरबी बंगाल और मशरक़ी उत्तर प्रदेश भी शदीद बारिश से मुतासिर होंगे। इन रियासतों में गरज चमक के साथ तूफान भी देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने और सैलाब के बाद जिले के मुख्तलिफ मकामात से 16 अफराद लापता हैं। 4 हलाकतों की तस्दीक हुई है। आज बारिश के बाइस पेश आने वाले सानिये में कई इलाकों में मकानात गिर गए, जिसके बाद मुतादिद अफराद के लापता होने की इत्तला है। वहीं बाली चौकी में पुल टूटने के बाद मरम्मत का काम जारी है। गौहर के इलाके में 4 मकामात पर बादल फटने के वाक़यात पेश आए हैं। मौसम की इस तबाही में इलाके में कुछ मकानात गिर गए हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया है। बादल फटने की वजह से धर्मपुर और कारसोग में भी अफरा तफरी का माहौल है। सदर सब डिवीज़न में ब्यास नदी के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। हिमाचल SDRF ने एहतियात के तौर पर बाजार के इलाके को खाली करा लिया गया है। इलाके में पानी भर जाने के बाइस 11 अफराद को रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया। साथ ही बाली चौकी सब डिवीज़न में नेशनल हाईवे सुरंगों को ब्लॉक कर दिया गया है। मुसाफिर सुरंग नंबर 11 और 13 के अंदर फंसे हुए हैं। वहां इमदादी कारकुनों की तरफ से खुराक और पानी फराहम की जा रही है। और थाईलैंड की आईनी अदालत ने वज़ीर आज़म पेंटोंगटान शिनावात्रा को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। ये फैसला 36 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत के बाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पर गैर आईनी तर्ज़ अमल और अखलाक़ी मेयारात की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरख्वास्त में दावा किया गया कि शिनावात्रे ने कंबोडिया के साबिक़ बाअसर वज़ीर आज़म हेन सेन के साथ सियासी तौर पर हसास गुफ्तगू को लीक किया, जिस पर मुल्क में शदीद एहतजाज शुरू हुआ। अदालत के फैसले पर शिनावात्रा को फ़िलहाल वज़ीर आज़म के ओहदे की जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। हालांकि वो काबीना में हालिया रद्दोबदल के तहत वज़ीर सखाफ़त के तौर पर काम जारी रखेंगी। 38 साला शिनावात्रा को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस दौरान नायब वज़ीर आज़म सूर्या कायम मुकाम वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। दूसरी जानिब शिनावात्रे ने अदालत के फैसले को कबूल करते हुए कहा कि मैं इन तमाम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें इससे तकलीफ हुई है। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर मुल्क की खिदमत करती रहूँगी। इस पेशरफ्त के बाद उनकी मखलूत हुकूमत बहरान में घिरी हुई है।
एक बड़े इत्तेहादी ने हिमायत वापस ले ली है और जल्द ही पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक लाने का इम्कान है। भारत और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। टीम ने पहले मैच में इंग्लैंड को 97 रन से शिकस्त दी थी। पहले मैच में जख्मी होने की वजह से हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना ने कप्तानी की थी। उन्होंने अपने T20 करियर की पहली सेंचुरी भी बनाई। जहां भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अपनी सबकत को बढ़ाकर 0-2 करने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम चाहेगी वो मैच जीतकर खुद को बराबर पर लाए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। बाबा मैं